विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पार्ट 4 आज लेने जा रहे हैं। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति, उनके गुण, उनके टाइप्स वगैरह सभी की स्टडी बहुत विस्तार से की है। आज हम देखेंगे कुछ शार्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकता है, ध्वनि नहीं। मतलब साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं जा सकता, लेकिन लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो उसका क्या कारण है? तो एक्चुअली जो उसका जो रीज़न है वो ये है कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका जो सोर्स होता है वो दोलायमान या त्वरित आवेश होता है, याद रखिएगा। तो प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसके संचरण के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है, मतलब यांत्रिक तरंग है, और उसको संचरण या जाने के लिए क्या है कि एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये देखिए, इसने यहाँ बोला और ये यहाँ सुनेगी, तो इसके बोलने और इसके सुनने में एक मीडियम काम करेगा जो कि वायु है, या कोई और मीडियम भी हम ले सकते हैं। ये इस पाइप के थ्रू इसको यहाँ सुनाएगी, तो उसको मीडियम की ज़रूरत है ध्वनि को। लेकिन लाइट वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है। तो प्रकाश निर्वात में उसका कारण यही है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और मज़ेदार बात मैं इसी क्वेश्चन से बनाकर चलता हूँ कि प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो सकती है, ध्वनि तरंगे नहीं। अब वही बात वहाँ से लीजिएगा, आपके प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। और ध्रुवण का गुण जो है किसमें होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ये एक पोलराइज्ड आपका चश्मा है। तो ये प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो सकती है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। ध्रुवण मतलब ये है कि वो प्रकाश में सममिति की कमी है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है, और इसमें अगर जो विद्युत वेक्टर के कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में होते हैं। अगर उसको हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दें तो वो कहलाएगी कि वो ध्रुवण का गुण उसमें आया है। तो वो प्रकाश का गुण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण हो जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो वो भी क्या हो सकती है? ध्रुवित हो सकती है। लेकिन जो ध्वनि है वो यांत्रिक तरंग है, तो वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जो प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे उनके बीच में ये एक ऐसा गुण है जो दोनों में बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस करता है कि प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो सकती है, ध्वनि तरंगे नहीं। कुछ और शार्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं कि कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों, या फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का धीमा प्रकाश क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले हम कोहरे के रूप में लेते हैं कि कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। कुछ याद आया आपको इस फोटोग्राफ को देखकर? ये रिमोट में किन वेव्स का यूज़ होता है कि आप जो टेलीविज़न जो आप अपना ये रिमोट की सहायता से टीवी को ऑन कर पाते हैं, तो उसमें किन तरंगों का यूज़ होता है? करेक्ट, उन्हीं तरंगों का यूज़ करेंगे हम कोहरे में संकेतों के रूप में, और वो है इंफ्रारेड्स, अवरक्त तरंगे। एक्चुअली क्या है कि इनका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से प्रकीर्णन बहुत कम होगा, तो ये तरंगे कोहरे में अधिक दूरी तक जा सकती है। तो कोहरे में अगर हमको अधिक दूरी तक वेव्स को भेजना है तो फिर हमें जो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड जो वेव्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो अधिक तरंग दैर्घ्य होने से प्रकीर्णन कम होगा, तो ये अधिक दूरी तक ट्रेवल कर पाएगी। अब फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का धीमा प्रकाश क्यों रखते हैं? तो चलिए अब देखिए, समझिए कि जो दृश्य प्रकाश है उसमें तो बेजानी है पीनाला, मतलब विबग्योर, मतलब जो रंग है, तो उसमें लाल रंग का धीमा प्रकाश क्यों रखते हैं फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में? ताकि कुछ थोड़ा बहुत दिखता भी रहे और फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित भी नहीं हो। तो लाल रंग ही क्यों? तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो दृश्य प्रकाश है उसमें लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है, ठीक है। तो उसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होने से क्या होता है? देखिए, E इजिकल टू एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला है E इजिकल टू एच न्यू। एक फोटोन में एच न्यू ऊर्जा होती है, न्यू इजिकल टू होता है C/λ, ठीक है। आवृत्ति जो है वो
प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य के अनुपात के बराबर होती है। तो E इजिकल टू एच न्यू से हो गया hc/λ। अगर लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य वो चूंकि ज़्यादा हो गई तो उसकी आवृत्ति क्या हुई, कम हो गई। आवृत्ति कम होने से ऊर्जा भी क्या हुई, कम हुई। तो एनर्जी कम होगी तो उससे क्या होगा, लाल रंग के फोटॉन की एनर्जी कम होती है। तो जो लाल रंग का धीमा प्रकाश है वो क्या करता है, मतलब कम एनर्जी का प्रकाश का है, उसको धीमा मतलब कम एनर्जी, वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में हम लाल रंग का धीमा प्रकाश रखते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। क्या 2 क्वेश्चन में एक जैसे बना देता हूँ चलो, कि अवरक्त तरंगों के अध्ययन के लिए रॉक साल्ट के प्रिज्मों का उपयोग किया था। मतलब अगर आपको इंफ्रारेड्स की स्टडी करना है तो जो प्रिज्म यूज़ करेंगे वो रॉक साल्ट का होगा, कांच का नहीं होगा। या जो पराबैंगनी है, अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं, पराबैंगनी तरंगे, उनको जो उत्सर्जित करने वाले जो लैंप होते हैं, है ना, तो पराबैंगनी लैंप जिनको कहते हैं, उनके बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, क्वार्ट्ज के होते हैं, वो कांच के नहीं होते। अब दोनों ही स्थितियों में आप देख रहे हैं कि वो कांच के नहीं होते हैं, कांच के नहीं होते हैं। मतलब ये जो अवरक्त तरंगों के अध्ययन के लिए जो प्रिज्म यूज़ होता है वो भी कांच का नहीं है, पराबैंगनी तरंगों को उत्सर्जित करने वाले लैंप है वो भी कांच के नहीं है। अब किसके हैं वो अलग बात है, कि यहाँ रॉक साल्ट के प्रिज्म का उपयोग हो रहा है, यहाँ जो है बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जा रहे हैं, बट कांच के नहीं है दोनों। अब दोनों कांच के नहीं है, इसका उत्तर एक ही है, एक ही उत्तर देखिएगा आप। क्या है कि कांच जो है यहाँ पर आप देखिए, कांच अवरक्त तरंगों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है, तो फिर आप उसके प्रिज्म का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अवशोषित कर लेता है। इसलिए आप रॉक साल्ट के प्रिज्मों का उपयोग करते हैं। तो इसलिए करके मैंने इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही होगा कि जो कांच है वो पराबैंगनी तरंगों का अवशोषित कर लेता है। तो फिर आप क्या करेंगे, लैंपों के बल्ब कांच के तो बना नहीं सकते, तो क्वार्ट्ज के बना लेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि कांच अवशोषित कर लेता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर आपका बनकर आ जाएगा। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण, हमने बहुत डिटेल में इसको पहले पढ़ा है कि रडार प्रणाली में जो हमारी रडार सिस्टम होता है उसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, कि रडार प्रेषित से जो तरंगें भेजी जाती है तो वो किसी जैसे दुश्मन के जो जासूसी करने वाले जो हवाई जहाज है या वो जो उससे टकरा कर वो वापस रिसीव कर ली जाती है। तो रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का यूज़ क्यों किया जाता है, तो उसका आप बताइएगा कि इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। तो ये बड़े आकार के अवरोध पर से ये जो तरंगें होती है ये विवर्तित नहीं होती है। ठीक है, इनमें डिफ्रैक्शन नहीं होता बड़े आकार के अवरोध से, और ये संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती जाती है। तो इन तरंगों को आप बिना फैलाव के एक खास दिशा में भेज सकते हैं। तो ये आप रडार प्रणाली में जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करने का कारण ये है कि इन तरंगों को बिना फैलाव के एक विशेष दिशा में आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसलिए इनका उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे कि लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। मतलब आप जो लंबी दूरी के रेडियो जो ट्रांसमीटर होते हैं वो जो शॉर्ट बैंड्स का या शॉर्ट वेव बैंड्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो हमारा जो आयन मंडल है उससे रिलेटेड बात है, क्योंकि ये आयन मंडल से परावर्तित हो सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि कारण क्या है कि आयन मंडल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने तरंग भेजी या रेडियो वेव भेजी, तो जिस रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 2 mHz से 20 mHz तक की होगी उसको ये आयन मंडल क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो आप प्रेषित्र से भेजेंगे और रिसीवर पर ले लेंगे, है ना, आयन मंडल इसको परावर्तित कर देगा। तो ये गई और ये परावर्तित हुई, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, कम फ्रीक्वेंसी की, मतलब 2 mHz से 20 mHz तक की रेडियो वेव्स। तो वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। तो इसीलिए जो लंबी दूरी के रेडियो प्रेषित्र हैं उसमें लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो आयन मंडल से क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर बात करें कि लंबी दूरी के टीवी प्रेषण के लिए सैटेलाइट का यूज़ क्यों करते हैं या उपग्रह का उपयोग क्यों करते हैं, तो देखिए उसका जो जवाब है वो ये है कि मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी पर से हम एक, हमारे पास में ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, और ये यहाँ रिसीविंग एंटीना है। तो यहाँ ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, जो अपलिंक जिसको हम कहते हैं, ये उपग्रह तक जा रही है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और फिर वहाँ से वापस ये डाउन लिंक आ रही है ना। मतलब आप कहें कि जो रिसीविंग साइड पर जो आप कहें कि रिसीविंग साइड पर या रिसीविंग एंटीना की तरफ जो डाउन लिंक आ रही है,
तो ये आपका हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये हो गया रिसीविंग एंटीना। तो यहाँ से ये जाएगी और ये क्या हो रहा है कि एक्चुअल जो ये वेव्स होती हैं, तो इसमें सैटेलाइट का यूज़ इसलिए होता है कि टीवी का जो सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 MHz से 200 MHz के रेंज की होती है। तो अब डेफिनेटली अब यहाँ से अगर आप छोड़ते तो आयन मंडल तो उनको परावर्तित नहीं कर पाएगा, वो तो क्या करेगी, उसको पेनेट्रेट कर जाएगी, तो उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो आयन मंडल उसको परावर्तित नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, वो सैटेलाइट से आप यूज़ करके हम उसको क्या करेंगे, वापस पृथ्वी तक भेजेंगे। तो टीवी सिग्नल जो है उच्च आवृत्ति के होते हैं 100 MHz से 200 MHz तक। तो आयन मंडल क्या करेगा, केवल 30 MHz तक के सिग्नलों को परावर्तित कर पाता है। अगर उससे उच्च आवृत्ति की तरंगें हुई तो आयन मंडल द्वारा परावर्तित नहीं होगी। तो उसके परावर्तन के लिए या उसके रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है उपग्रह का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, चलिए, और एक हिंट भी दूंगा कि इसका संबंध अवरक्त तरंगों से है, इसका संबंध जो हमारे पृथ्वी पर बढ़ते तापमान से है उससे रिलेटेड है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी इसका संबंध है इस क्वेश्चन का, कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी का उसके धरातल का जो औसत ताप है वो वर्तमान ताप से कम होता या ज़्यादा होता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो उसके अभी जो टेम्परेचर है उससे कम होता कि ज़्यादा होता। और मैंने आपको हिंट के रूप में कहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप ढूंढिएगा, अन्यथा हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।